Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. We'll keep on continue the studying the portfolio risk analysis and efficient portfolio maps. और उसके अलावा हम आगे देखते हैं कि आज के लेक्चर में इसमें हम क्या ऐड करेंगे. Before that, I would like to give you some overview of what we have been doing and what we did exactly in the last lecture. In the last lecture, we started seeing risk portfolio risk analysis. उसमें हमने सबसे पहले देखा कि जब दो एसेट्स हमारे पास एक से ज़्यादा एसेट्स आ जाते हैं, दो एसेट्स आते हैं, तो हम उसका रिस्क कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी एनालाइज द रिस्क ऑफ दैट. एंड रिस्क एनालाइज करने के लिए जैसा कि हमने देखा है कि व्हाट वी डू इज़ टू हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर हम कोवेरियंस की टर्म भी ले आते हैं, जिसमें हम कोरिलेशंस को भी ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो अगर एसेट्स नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं उसका क्या इफेक्ट होगा रिस्क के ऊपर. ऑब्वियसली अगर नेगेटिव कोरिलेटेड हैं तो जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं तो कम होगा लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं होगा. सो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की डिटेल में. उसके अलावा हमने एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप्स बनाना देखे जिसमें हमें ये पता चला कि जो पोर्टफोलियो में डिफरेंट परसेंटेजेस लेने से रिस्क और रिटर्न डिफरेंट एसेट्स के क्या फ़र्क पड़ रहे हैं. और जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जब दो एसेट्स थे तो हमने देखा कि अगर हम 80% ए में इन्वेस्ट करते हैं, 20% बी में करते हैं, तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है रिस्क एंड रिटर्न में. और बाय एडजस्टिंग डिफरेंट परसेंटेजेस वी फाउंड द पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क, और उस पर दैट वाज द बेस्ट पॉइंट फॉर इन्वेस्टमेंट. उसके अलावा जब हमने दो स्टॉक्स में देखा उसके बाद वी एडेड अ थर्ड स्टॉक इन दैट, और हमने देखा कि तीसरा स्टॉक जो जो नेगेटिवली कोरिलेटेड तीसरा स्टॉक था वो ऐड करने की वजह से जो हमारा ओवरऑल रिस्क था वो कम हुआ और ओवरऑल रिटर्न हमारा इंक्रीज़ हुआ. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. अभी तक हमने ऐसे किए. उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी है कि अगर हम अपना सिस्टमैटिक रिस्क स्टॉक में से स्टॉक को मिनिमाइज करना चाहते हैं और हम एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वी हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट इन 7 स्टॉक्स. और उसके साथ ही हमने देखा कि अगर हम कम्प्लीटली सिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन 40 स्टॉक्स. सो दिस वाज द काइंड ऑफ स्टफ वी डिड इन द लास्ट लेक्चर. एंड लास्टली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हम वी सॉ मैट्रिक्स इन द लास्ट लेक्चर. जब हमने एक मैट्रिक्स देखी उसके अंदर हमने तीनों स्टॉक्स देखी. उसके बाद जो हमने डायगोनल देखा, डायगोनल जो था वो हमें बता रहा था कि उनके वेरिएंस क्या है, और बाकी सारी कोवेरिएंस की टर्म्स थी जो कोरिलेशन बता रही थी. तो जो हमने वो मैट्रिक्स बनाया था वो हमने 3 एसेट्स के लिए से बनाया था कि फार्मूला तो सेम है, फिलोसफी फार्मूला उसके पीछे सेम है, बट द ओनली इशू इज़ कि जो उसका जो वो एक फार्मूले की सूरत में करना काफ़ी मुश्किल हुआ था हमारे लिए अगर हमारे पास स्टॉक 2 से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज टर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. वी कैन यूज़ अ मैट्रिक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड हमने देखा कि अगर हमने मैट्रिक्स में सिर्फ जितनी भी सारी टर्म्स हमारे पास आती हैं उसके अगर हम नंबर्स ऐड कर लें तो हमारे पास वेरिएंस आ जाती है पोर्टफोलियो की. यू जस्ट हैव टू टेक द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस टू फाइंड द कोरिलेशन ऑफ द पोर्टफोलियो. So not the correlation, the standard deviation of the portfolio, that is the risk of the portfolio. So that's what we did in the last lecture. Today we'll keep on continuing on the same line. और हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और क्या क्या एनालिसिस में हमारे पास आगे आ रहा है. So today's lecture is on efficient portfolios. Efficient portfolio maps हमने देखे थे कुछ लास्ट टाइम भी. हम देखेंगे what are efficient portfolios, market risk and capital market line. फिर मार्केट रिस्क हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट लाइन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैपिटल मार्केट लाइन, एंड वी विल स्टडी दिस टुडे. सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टुडे, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर you would be able to have an understanding of the following topics. Number 1 is efficient portfolios, second is market risk and security and capital market line. Efficient portfolios, market risk and capital market line. So let's do another recap because अभी जो हम चीज़ें जनरली करते आ रहे हैं they are quite related. So अगर हर लेक्चर से पहले हम थोड़ा बहुत recap कर लेंगे रिस्क में हमने ये चीज़ें की हुई हैं तो you will get in the groove because वहीं से आगे हमने हम चीज़ें लेके जानी होंगी and it will help you to understand almost all the stuff in there. First we recap the important concepts which we have studied in previous lectures. हम कुछ important concepts हैं जो हम previous lectures से करते आ रहे हैं उनको पहले हम recap करेंगे. Portfolio theory is looking at the relationship between risk and return for portfolios, especially for diversified portfolios. Portfolio theory आप याद रखिए कि it is looking for relationship between risk and return for portfolios. Portfolio theory में risk और return जो portfolio के होते हैं
उसके रिलेशनशिप पे हम फोकस करते हैं, हम देखते हैं कि रिस्क इंक्रीज होने से रिटर्न पे क्या फ़र्क पड़ता है और कौन से पॉइंट हैं जो मिनिमम रिटर्न हैं, अगर हम ऐड करेंगे एसेट्स तो क्या होगा, अगर हम पॉजिटिवली कोरिलेटेड एसेट्स ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में तो रिस्क एंड रिटर्न पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स रिस्क एंड रिटर्न में ऐड करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. सो देयर आर वेरियस थिंग्स विच we see here, especially for diversified portfolios. हम diversified portfolios के लिए ये चीज़ देखते हैं कि जो अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज़ के लिए हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज़ के लिए देखते हैं कि जो हम डाइवर्सिफाई करें पोर्टफोलियोज़ को तो इससे क्या फ़र्क आ रहे हैं, क्या रिस्क एंड रिटर्न पे क्या इफेक्ट हो रहा है. सो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बार बार हम देख रहे हैं वो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस कि जो टोटल रिस्क है वो डाइवर्सिफाइबल रिस्क और मार्केट रिस्क. इससे पहले हम एक और चीज़ भी देख लें कि टोटल स्टॉक रिटर्न जो हमारा होता है वो क्या होता है. टोटल जो स्टॉक पे हमें रिटर्न मिलता है दैट इज़ इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड. डिविडेंड यील्ड ये होती है कि आपको डिविडेंड से क्या मिल रहा है. डिविडेंड यील्ड फाइंड करने के लिए हम डिविडेंड को डिवाइड कर देते हैं प्राइस ऑफ द स्टॉक से, तो हमें यील्ड मिल जाती है कि हम इतना इन्वेस्ट करें और डिविडेंड की जो यील्ड हमें इतना परसेंटेज मिल रहा है. सो डिविडेंड यील्ड टोटल स्टॉक रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड. कैपिटल गेन यील्ड क्या होती है कि हमारा जो एसेट है हमने अगर वो 100 का बाई किया, हम वो 200 का 150 का सेल कर रहे हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तो फिर हम देखते हैं कि कैपिटल गेन हमने कितना किया. तो कैपिटल गेन जितना होता है उसको डिवाइड करेंगे प्राइस तो हमें बस कैपिटल गेन यील्ड आ जाएगी. सो टोटल स्टॉक रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड. You should recall this from the Gordon's formula. That's what we learned in share valuation. Gordon's formula भी हमें ये बताता है in slightly different terms. वो हमने share valuation में देखा था. If you want to have a look at Gordon formula, just go back to the stock valuation methods lecture and you will find the Gordon formula there. This is the beauty of online education. You can see old lectures whenever you want. So if you want to switch back, it's a good time to do that. And you can come back and we can start again. We spoke about the total risk of stock and we said that it is equal to the company's risk plus the market risk. So जब हमने टोटल रिस्क ऑफ स्टॉक देखा तो हमने देखा कि दो किस्म के रिस्क होते हैं. एक तो सिस्टमैटिक रिस्क स्टॉक का होता है, जैसा कि मार्केटिंग कैंपेन स्टॉक की अच्छी है या फिर उनका CEO चला जाता है या फिर कोई लॉ सूट होता है. सो दीज ऑल आर सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक. जो हमारा टोटल रिस्क होता है वो डाइवर्सी और ये जो जितना भी सिस्टमैटिक रिस्क होता है ये सारा का सारा रिस्क डाइवर्सिफाइबल होता है. यू कैन डाइवर्सिफाई almost all of it. So total risk is equal to diversifiable risk plus market risk. Diversifiable risk is all that risk which is related to a stock. Stocks related होता है and we can diversify all this risk by adding more stocks. और हमने देखा है कि अगर हमारे पास 7 uncorrelated assets different assets हों तो most of this risk is diversified. और अगर हम इसको completely eliminate करना चाहते हैं then we require 40 assets, 40 uncorrelated assets. तो अगर हमारे पास हो तो ये जो हमारा diversifiable risk, systematic risk है वो completely हमारा diversify हो जाता है. एंड दूसरा रिस्क मार्केट रिस्क होता है. मार्केट रिस्क वो रिस्क होता है जो पूरी मार्केट को इफेक्ट करता है. पूरी मार्केट जो रिस्क इफेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क. और मार्केट रिस्क में हम देखते हैं कि जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जैसे कि इन्फ्लेशन है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स हैं, जैसे रिसेशंस हैं या फिर वॉर्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जो ओवरऑल पूरी मार्केट को इफेक्ट करते हैं वो वाले रिस्क सारे मार्केट रिस्क में आते हैं. दिस रिस्क कैनॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे. इसलिए कि ये डाइवर्सिफाई इसलिए नहीं हो सकता कि हम जितने भी एसेट्स ऐड कर लें वो सब एसेट्स को इफेक्ट करेगा मार्केट रिस्क. सो वी कैनॉट डाइवर्सिफाई दिस रिस्क. सो दिस इज द रिस्क व्हिच वी हैव टू लिव विद. But we will tell you strategies on how to counter this risk. इसको हमने अगर मार्केट रिस्क हमेशा मौजूद होता है तो उसके साथ हमने कैसे सर्वाइव करना है, कैसे हमने आगे जाना. Right, so we mentioned that on the basis of experimental studies that if we invest in many stocks which are not correlated to each other, then it is possible to reduce the overall risk of reinvestment as a whole. So हमने देखा कि अगर हमारे पास डिफरेंट स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, विच आर नॉट को रिलेटेड टू ईच अदर. कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. कोरिलेशन हमने देखा था कि कोरिलेशन इज अ नंबर बिटवीन +1 and -1. अगर कोरिलेशन +1 है इसका मतलब कि दो स्टॉक एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. अगर एक स्टॉक इंक्रीज करेगा तो दूसरा स्टॉक भी इंक्रीज करेगा. अगर एक स्टॉक डिक्रीज करेगा तो दूसरा स्टॉक भी डिक्रीज करेगा. हमने इसके अलावा ये देखा कि
कोरिलेशन अगर हमारी -1 है तो इसका मतलब है कि अगर एक स्टॉक इंक्रीज़ करे तो दूसरा स्टॉक डिक्रीज़ करेगा, और एक स्टॉक अगर डिक्रीज़ करे तो दूसरा स्टॉक इंक्रीज़ करेगा। सो ये नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाता है। सो दीज आर द टू थिंग्स, दीज आर टू मेन थिंग्स जो हमने कोरिलेशन में देखी। और फाइनली कुछ स्टॉक होते हैं जो बिल्कुल अनकोरिलेटेड होते हैं, उनकी जो कोरिलेशन होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब है कि स्टॉक एक दूसरे से कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं है, बिल्कुल जीरो। तो हमने ये भी देखा अगर स्टॉक्स आर कम्प्लीटली अनकोरिलेटेड, कोरिलेशन जीरो है, तो हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट वाली जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी। कोवेरियंस वाली टर्म हमारी पूरी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिस्क होगा दैट विल बी जस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स। सो वी सॉ कोरिलेशन फ्रॉम डिफरेंट, हमने दो पहले एसेट्स के लिए भी देखा है फार्मूला, उसके बाद हमने मैट्रिसेस वाला 3 एसेट्स के लिए फार्मूला भी देखा है कि और दैट्स टू शो यू दैट यू कैन अप्लाई दिस थिंकिंग टू एनी नंबर ऑफ एसेट्स। यू जस्ट हैव टू हैव द कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज ऑफ एन एक्सेल कंप्यूटर एंड यू कैन डू दैट। We call this portfolio or stocks of collection. 7 stocks is a good number for diversification. Why 7 stock is a good number for diversification? हमने देखा based on research, if we have 7 negatively correlated assets, 7 different negatively correlated assets, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाइड। लेकिन अगर हम कम्प्लीटली सिस्टमेटिक रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन 40 स्टॉक्स, 40 स्टॉक्स जिसे हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर लेंगे कंपनी रिस्क को, और टोटल रिस्क हमारा मिनिमाइज्ड हो जाएगा। नाउ इन द पोर्टफोलियो थ्योरी मॉडल which we are going to discuss, the major assumption is that the rational investor in the marketplace maintain diversified portfolios. अच्छा, इसमें एक मेन एजम्पशन देखें, पोर्टफोलियो थ्योरी में एक मेन एजम्पशन है कि जो रैशनल इन्वेस्टर होगा मार्केट में, रैशनल से मुराद ये है कि जो इन्वेस्टर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेगा मार्केट में, वो सिर्फ मेंटेन रखेगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेगा इसलिए कि अगर उसके पास पैसे मौजूद हैं तो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू इन्वेस्ट इन ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड उस पॉइंट पे इन्वेस्ट करें जो पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क हो। बिकॉज उससे ज़्यादा अगर आप किसी और पार्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके, बिकॉज इस पॉइंट पे हमारे पास उस रिटर्न के लिए मिनिमम रिस्क होगा। So there is a major assumption is that rational investor in the market maintains a diversified portfolio, कि जो rational investor मार्केट में है वो diversified portfolio उसका जो होता है वो diversified portfolio होता है। We discussed in the previous lecture about calculating expected return on the portfolio. So हमने देखा कि expected return portfolio पे कैसे find किया जाए, and we mentioned that it is simply the weighted average of return of stocks in the portfolio, and we saw it is just the weighted average of return of stocks in the portfolio. जो रिटर्न देखें, जितनी भी complications आई हैं वो risk finding में आई हैं। return finding is as simple as we get. वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे we mentioned that it is simply the weighted average of return of each stock in the portfolio. It is simply the weighted average of return of each stock in the portfolio. The formula is to stock portfolio expected return is equal to RP is equal to XA into RA plus XB into RB. So XA is percentage of investment in A. जैसा कि हमने देखा कि जितनी भी परसेंटेज अगर आपने 2 एसेट्स में इन्वेस्ट किया और ए में 30% किया हुआ है तो ए यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए इज 30% मल्टीप्लाई बाय आर ए, जो भी आर ए पे हमें रेट मिल रहा है रिटर्न आर ए पे, प्लस परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बी प्लस रिटर्न इन बी। सो इस इक्वेशन से हम आराम से 2 स्टॉक पे एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो फाइंड कर लेते हैं। एंड दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फेमस इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसमें हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 स्टॉक पोर्टफोलियो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ए स्क्वायर, परसेंटेज ऑफ इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए स्क्वायर, percentage of investment in stock B square, percentage and standard deviation of B square plus 2 percentage of investment in A, percentage of investment in B, standard deviation of A, standard deviation of B, and this is rho AB, which tells us the correlation of between A and B. This is the covariance term, and these are the variance terms. So this tells us about the standard deviation of 2 stock portfolio. This tells us about the risk of the 2 stock portfolio.
and we did many examples on this just to clarify you about the dynamics of this equation, how is it used and how does it work in reality. It is mentioned in the previous lecture that we can calculate the risk of larger portfolio using the matrix approach. So लास्ट लेक्चर में हमने ये भी मेंशन किया कि अगर हम एक से ज़्यादा 3 एसेट्स के लिए भी हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो वेरियंस टर्म्स तो 3 होंगी, लेकिन कोवेरियंस टर्म्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी. सो इन स्पाइट ऑफ डूइंग शोइंग यू इन दिस फार्मूला आई शोड यू द मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स अप्रोच को यूज़ करते हुए 3 या 3 से जितने भी ज़्यादा हम एसेट्स यूज़ करना चाहते हैं उनको यूज़ करके, मैट्रिसेस को यूज़ करके हम उसके लिए रिस्क फाइंड, पोर्टफोलियो के लिए रिस्क बड़े ईजिली फाइंड कर सकते हैं. Metrics for calculating portfolio risk, covariance terms और non-diagonal boxes. इसमें देखें तो ये वाली covariance terms थी, उसमें हमने देखा था कि जो diagonal diagonal हमने देखा था कि upper left से जो lower right की तरफ जाती हैं diagonal terms होंगी, वो हमारी सारी variance terms होंगी. उसके अलावा जितनी भी terms हैं वो सारी हमारी covariance terms होंगी. अगर हम पोर्टफोलियो का रिस्क फाइंड करना चाहते हैं तो जितनी भी टर्म्स आती हैं उन सबको हम ऐड कर लेंगे तो वो वेरियंस आएगी, उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वो risk of the portfolio, standard deviation of the portfolio आ जाए. So matrix terms for calculating portfolio risk, covariance terms जो हमारी covariance terms हैं वो non-diagonal boxes हैं. Non-diagonal boxes, magnitude of movement standard deviation and closeness of movement correlation coefficient between the any two parts in the stock portfolio. So जो हमारी diagonal terms हैं वो variance terms हैं, और उसके अलावा जितनी भी terms हैं वो हमारी covariance terms हैं. Here again we have it. अब यहाँ पे देखें ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसमें हम 3 स्टॉक्स का आपको रिस्क का फार्मूला बता रहे हैं. सो इसमें स्टॉक ए हमने जैसे मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल टर्म्स हैं अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक वो हमारी वेरियस टर्म्स, दीज आर ऑल द 3 वेरियस टर्म्स. एंड जो उसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं ये 3 टर्म्स और ये वाली 3 टर्म्स, दीज आर कोवेरियंस टर्म्स जो हमें बताती हैं कि इन एसेट्स की आपस में क्या रिलेशनशिप है. और अगर if we want to calculate the risk on this, we need to add all these terms. जब इन सारी टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो उसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी which tells us the risk of which tells us 3 stock portfolio risk. 3 stock portfolio का हमें रिस्क बता देगा. We can increase this number to as many stocks as we want. We can increase this to 7, we can increase this to 40 or any other number which you want. So I just told you to compute the portfolio variance for 3 stock portfolio. Just add up all the terms in every box. To compute the portfolio risk standard deviation, simply take the square root of the variance. You can extend this metric approach to calculate the risk of a portfolio consisting of any number of stocks, as I just told you. Term in boxes on the diagonal top left to the bottom right are called variance terms associated with individual magnitude of risk with each stock. So these terms tell you the individual magnitude of risk of each stock. So the diagonal tell you the individual magnitude of risk of each stock. Terms in all other or non-diagonal boxes are called covariance terms, which account for effects of one stock movement and another stock movement. So all these terms are these terms are covariance terms, which account for effect of one stock movement on another stock movement, which account for effect of one stock movement on another stock's movement. These represent the magnitude or size of the movement between two stocks. So basically these represent करती हैं the magnitude or size of the movement between two stocks. There are two parts of this covariance terms. So there are 2 parts of this covariance terms. अगर हम देखें तो हर covariance terms के 2 parts हैं. 2 parts कौन कौन से हैं हम ज़रा गौर से अभी आपको देख के बताते हैं. So this is the covariance terms x of a. अगर ये हम a और b की covariance term देखते हैं तो इसमें percentage of investment in a multiplied by percentage of investment in b, standard deviation of a, standard deviation of b, and rho ab. One of the two covariance terms for the 2 stock portfolio is this. 3 stock portfolio risk formula. Both standard deviation and covariance are important to calculate the size of the movement of both stock A and B. So देखिए हम 3 stock formula में जब आते हैं तो both the standard deviation भी important है and covariation are important to calculate the size of movement of both stock A and B. Covariance or standard deviation both are important to calculate the size of movement between stock A and B. In other words, if covariance is large, then a pair of stock movements moves a lot.
अगर कोवेरियंस लार्ज है तो जो स्टॉक द पेयर ऑफ स्टॉक मूवमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दे आल्सो मूव टुगेदर. कोरिलेशन कोएफिशिएंट is the measure of how closely they move. Standard deviation tells us how much they move. देखिए, so standard deviation तो हमने देखा था कि that is the spread of the outcomes. Standard deviation tells us that कि एक मूवमेंट कितनी हो रही है, मीन से आगे पीछे मूवमेंट कितनी हो रही है. एंड कोरिलेशन हमें क्या बता रही है कि वो मूवमेंट इकट्ठी कितनी हो रही है, कि अगर एक की मूवमेंट पॉजिटिवली इतनी हो रही है तो दूसरे की भी इतनी हो रही है, या उसकी परसेंटेज में कितनी हो रही है. और एक की नेगेटिव में होती है तो दूसरे की भी इतनी हो रही है, उसकी परसेंटेज में कितनी हो रही है. अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो एक की मूवमेंट अगर पॉजिटिव होती है किसी साइड पे तो दूसरे की उसी के मुताबिक नेगेटिव हो रही है, और हो रही है तो क्या परसेंटेज है. सो दीज आर ऑल द डायनामिक्स ऑफ दिस. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप एंड द एफिशिएंट फ्रंटियर. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप के बारे में बताया था और एफिशिएंट फ्रंटियर का भी हमने देखा. If we plot the risk and return for the portfolio whose correlation coefficient is negative, then we come up with a hook-shaped curve, and it tells us that it is possible to increase the return on portfolio and at the same time reduce the risk, which is ideal because the objective is to maximize the return and to minimize the risk. So again, जितनी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू maximize the return and minimize the risk. So maximize the return for the shareholders. So maximize return करने के लिए हमें risk obviously minimize करना पड़ेगा. And how we do it? अब यहाँ पे देखें, ये जो हम practice risk की कर रहे हैं that is helping us in minimizing the risk and maximizing the returns. If we plot the risk and return of the portfolio whose correlation coefficient is negative, अगर हम रिस्क रिटर्न उस पोर्टफोलियो का प्लॉट करते हैं जिनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, उसका मतलब है कि तीनों एसेट्स और 2, 3, 4 जितने भी एसेट्स हैं वो नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, और अगर एक एसेट वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करें, नॉट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, वी कम अप विद अ हुक शेप कर्व. हमने हुक शेप कर्व देखा कि लास्ट टाइम हमारे पास आया था, एंड इट टेल्स अस दैट इट्स पॉसिबल टू इंक्रीज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो. और हुक शेप कर्व हमें बताता है कि हम पोर्टफोलियो पे रिटर्न अपना इंक्रीज कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू increase the return on the portfolio and at the same time reduce the risk, which is ideal. And at the same time we can reduce the risk, which is ideal, because the objective is to maximize the return and to minimize the risk. So portfolio analysis and making portfolios is very useful in this context, because हमें जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, अगर हम पोर्टफोलियो में नई सिक्योरिटीज ऐड करते हैं जो नेगेटिवली कोरिलेटेड होती हैं, तो हमारा रिटर्न भी इंक्रीज होता है एंड हमारा रिस्क डिक्रीज होता है, रिटर्न इंक्रीज होता है. एंड बोथ दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल फॉर एनी कॉर्पोरेशन, फॉर एनी इंडिविजुअल. दैट्स व्हाई वी स्टडी portfolio analysis. That's why we do go into the trouble of driving all these formulas and applying them, because that is very helpful for maximizing the wealth of the shareholders. But in conclusion of last lecture, we said that there is a whole line with infinite number of points that represents an efficient frontier, and every single combination or mix of the portfolio on this line represents a efficient combination. So last lecture conclusion में हमने देखा था कि there is a whole line with infinite number of points, कि एक लाइन है जिसपे infinite number of points है, that represents an efficient frontier, जो represent करती है एक efficient frontier की, and every single combination or mix of the portfolio on this line represents a efficient combination. और उसके ऊपर कोई भी combination, every single combination or mix of portfolio on this line represents a efficient combination. और उस line के ऊपर every single combination और any mix of combination जो भी हम लेंगे वो हमारे efficient combinations होंगे, and those are good investments. But this does not help us very much. Why? Because we do not know which one of these mix is the best. So the first thing we are going to figure out is what is the optimal mix of portfolio is. So हमें एग्जैक्टली उस लाइन का पता नहीं है लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट मिक्स, जो बेस्ट मिक्स मिल सकता है जिसमें हमारा मिनिमम रिस्क हो और मैक्सिमम रिटर्न हो, और उसके बाद हम डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे. सो अगेन इन द कंक्लूजन ऑफ लास्ट लेक्चर वी सेड दैट देयर इज अ होल लाइन विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. सो देयर इज अ लाइन विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट फ्रंटियर, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक एफिशिएंट फ्रंटियर को जो बाकी पॉइंट्स से बेटर होती है. एंड एवरी सिंगल कम्बिनेशन और मिक्स ऑन द
of the portfolio on that line represents an efficient combination, and every single point or every single combination on that line represents an efficient combination. So what exactly is that line? But this does not help us very much. Why? Because we do not know which one of the mix is best. लेकिन हमें अभी exactly नहीं पता कि कौन सा mix सबसे best है. So the first thing which we are going to figure out is that what optimal mix of the portfolio is. सबसे पहले हम देखेंगे कि optimal mix portfolio का होगा क्या. The starting point to figure out this is to realize that if you have a portfolio of stocks, then every investor has access to another portfolio, and that portfolio is the portfolio of T-bills, and we are going to assume that everybody have the option of investing in T-bills. That gives them the risk-free rate of return. So basically अगर हम देखते हैं कि T-bills is a portfolio जो T-bills में हर investor invest कर सकता है. Starting point हम देखते हैं कि T-bill में investment की option is available to every investor. If you have a portfolio of stocks, then every investor have access to another portfolio, and that portfolio is a portfolio of T-bills. अगर आपके पास stocks का portfolio तो आपके पास access तो है एक और portfolio में आप invest कर सकते हैं. That is the portfolio of T-bills, and we are going to assume that everybody have the option of investing in the T-bills. That gives them the risk-free returns. और हम ये assume करें कि हर बंदे के पास ये option है कि वो T-bills के portfolio में invest कर सकता है जो उनको risk-free rate of return provide करेगा. Risk-free rate of return. For Pakistan, we consider that figure to be 10%. हमने देखा हम ये कंसिडर करें कि पाकिस्तान के लिए जो फिगर है ये 10% होगा. मुख्तलिफ मुल्कों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है. पाकिस्तान के लिए 10% है. अगर कोई और मुल्क है तो इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन इन्फ्लेशन एंड वेरियस अदर फैक्टर्स. और अगर हम देखते हैं अमेरिका के लिए इट्स अबाउट 2% to 3%, और बाकी मुल्कों के लिए काफ़ी डिफरेंट है. पाकिस्तान के लिए भी कंसिडर फिगर टू बी 10%. So this is a starting point to figure out that what is the optimal portfolio mix is. अच्छा, so ये एक starting point होगा जो हमें बताएगा कि what is the optimal portfolio mix. The realization that if your portfolio is giving you return which is less than the risk-free rate of return, then why would you invest in that portfolio and you would choose the investment in T-bills. अच्छा, ये सब चीज़ें हम क्यों देख रहे हैं पहले कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हर इन्वेस्टर को एक्सेस कोई इन्वेस्टर जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक में पोर्टफोलियो बना रहा है, सो उसको एक पोर्टफोलियो में तो इन्वेस्ट कर सकता है हमेशा. उसके पास एक ऑप्शन हमेशा होती है कि वो टी बिल्स के पोर्टफोलियो में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर ले. अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा तो ही विल गेट ए रिटर्न ऑफ 10% बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑफरिंग दैट रिटर्न 10%. तो अगर वो किसी भी स्टॉक के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा तो ही वुड रिक्वायर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ मोर देन 10% बिकॉज किसी भी स्टॉक के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने से जो उसका रिस्क है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा है. तो अगर ज़्यादा है तो ही वुड रिक्वायर मोर रिटर्न. अगर इससे कम हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है देन देयर इज़ नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन दैट portfolio. You would rather put your money in the portfolio of T-bills and you can get a risk-free rate of return. So ये याद रखें कि this gives us a minimum point. So एक starting point हमें portfolio mix के लिए दे देता है कि अगर 10% से कम हमें return portfolio दे रहा है तो no matter what तो जो आप 10% से कम हमें देता है तो उसका risk जितना मर्जी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता because no portfolio can beat the government. किसी भी पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो इतना मिनिमम हो ही नहीं सकता कि वो गवर्नमेंट से भी कम हो जाए. सो देयर इज़ नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन एनी पोर्टफोलियो विच इज़ गिविंग यू less interest rate than the interest rate which less return rate than the return rate which is being offered by the T-bills or any other government security. By using this understanding, let's take another look on risk and return portfolio frontier model and see that how we can use the fact to find the optimal portfolio mix. And we take look at three stock portfolio consisting of stock A, B and C and add it to what we will give ourselves the option of investing in a T-bill portfolio wherever stocks are not providing sufficient return. Right, so इस अंडरस्टैंडिंग को by using इस अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करते हुए let's take another look on risk and return portfolio frontier model. अब हम risk and return portfolio frontier model पे एक दोबारा नज़र दुहराते हैं and see that how we can use the fact to find the optimal portfolio mix. और हम देखते हैं कि हम इस फैक्ट को यूज़ करते हुए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिक्स कैसे फाइंड करेंगे. व्हाट इज़ द फैक्ट कि अगर 10% रिटर्न कम है वी विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट पोर्टफोलियो. वी रिक्वायर अ रिटर्न मोर देन 10% बिकॉज अगर 10% से रिस्क कम है
देखें हमने रिस्क रिटर्न जब देखा था, अगर 10% से रिटर्न कम है, अगर 10% रिटर्न कम है तो वी वुड गो फॉर द सिक्योरिटी विच इज़ प्रोवाइडिंग अस द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क। अगर 10% रिस्क कम है तो फिर इट्स ऑलवेज गुड, या 10% भी है तो इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिकॉज उनका जो रिस्क है वो मिनिमम है, और कोई भी सिक्योरिटी उनका रिस्क गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा होगा। अब हम इस अंडरस्टैंडिंग, बाय यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग वी टेक अ लुक एट द थ्री स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ स्टॉक ए, स्टॉक बी एंड स्टॉक सी। जो हमने स्टॉक ए बी सी का पोर्टफोलियो देखा था उसको हम दोबारा से देखते हैं, एंड एडेड दैट वी विल गिव आवरसेल्फ द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन टी बिल्स। अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं टी बिल्स के अंदर भी पोर्टफोलियो में, wherever stocks are not providing sufficient return। हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग अपनी आप क्लियर रखें कि अगर हमें sufficient return इस पर नहीं मिल रहा, अपने 10% रिटर्न कम मिल रहा है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से, तो वी विल नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक, वी विल ऑप्ट फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ टी बिल्स। So if we look at the efficient portfolio map, you will see that portfolio risk is on the x-axis and the portfolio return on the y-axis। अब इसको ज़रा डिटेल में देखिए, अब आराम सुकून से हम इसको मैं आई विल एक्सप्लेन दिस एंड यू विल सी। सो आप आराम से अब इस पिक्चर को दोबारा से देख लें, फिर हम ऐसा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखें कि हमारे वाई एक्सिस पे पोर्टफोलियो रिटर्न्स हैं और एक्स एक्सिस पे हमारा पोर्टफोलियो रिस्क है, और ये वही पिक्चर है जो आप पहले देख चुके हैं। ये स्टॉक बी और स्टॉक ए के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास रिटर्न आया था, वो ये रिस्क एंड रिटर्न जो एनालिसिस आया था वो ये था। और ये जो तीसरा हमारे पास आया है ये स्टॉक सी का था। ये स्टॉक सी के जो रिस्क एंड रिटर्न डायनामिक्स हो, ये जब हमने इन तीनों को ऐड किया था तो हमारे पास ये हमारे पास एक एफिशिएंट फ्रंटियर फॉर 3 स्टॉक्स आ गया था। एफिशिएंट फ्रंटियर फॉर 3 स्टॉक्स वाज दिस, राइट। सो अब हमने ये देखा है कि हमारा जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। अगर 10% से कम हमें इनमें से कहीं पे भी मिलेगा तो वी विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट, हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमने देखा था कि जो पॉइंट ऑफ मिनिमम रिटर्न हमारा यहाँ पे आ रहा था दो स्टॉक्स में, दो स्टॉक मेरे स्टॉक ए और स्टॉक बी में आ रहा था, वो 3.4% हमारा रिस्क था और हमारा रिटर्न वाज अबाउट 11%। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि दिस इज़, अगर हम यहाँ पे 10% रिटर्न से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो टेंजेंट होती है हमारे थ्री स्टॉक पोर्टफोलियो से, तो वी विल कॉल दिस लाइन अ कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन जो हमें जहाँ पे वो टेंजेंट होगी 3 एसेट्स के उसके साथ, तो वो दैट विल गिव अस द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिक्स। सो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिक्स में हमारे पास जो 50% इन्वेस्टमेंट इन ए है, 30% इन्वेस्टमेंट इन बी है एंड 20% इन्वेस्टमेंट इन सी है। इफ द रिस्क रेट ऑफ फ्री टी बिल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, हमने फ्री जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। तो अगर यहाँ पे हम रिटर्न देखें तो रिटर्न इज़ क्वाइट हाई, रिटर्न इज़ अबाउट 23 to 24%, एंड रिस्क जो हम अपना देख रहे हैं रिस्क भी हमारा काफ़ी कम है। सो दिस इज़ द एफिशिएंट मार्केट लाइन। और जो एफिशिएंट मार्केट लाइन में रेट ऑफ रिटर्न है हमारा R इज इक्वल टू रिस्क रिटर्न रेट प्लस RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P। सो बेसिकली दिस इज द कैपिटल मार्केट लाइन एंड वी विल स्टार्ट। अब देखें बेसिक में आपको इसका एक I just gave you an overview of capital market line, and we'll start discussing all these proportions and all these things of capital market line. So let's start discussing that. Right, the efficient frontier for the 3 stock portfolio is the overarching largest hook shape curve. So our efficient frontier for the 3 stock portfolio is the overarching large hook shape curve. So this is the overarching large hook shape curve for 3 stock portfolio. And also remember that close combination of all the hook shape curves form a parachute like shape, and any one of the points inside the parachute is a possible mix or combination of different stocks that you can have in your portfolio. So ये parachute type shape हमारे पास आ गई है और इसके अंदर जो भी होगा हम यहाँ इसके अंदर कोई भी मिक्स हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा 3 स्टॉक्स के साथ एफिशिएंट पोर्टफोलियो आ रहा है हमें उसके ऊपर चूज़ करनी चाहिए पॉइंट्स, बिकॉज
जो रेट ऑफ रिटर्न हमें इसके ऊपर मिलेगा वो मिनिमम रिस्क होगा और रिटर्न मैक्सिमम होगा. सो वी शुड चूज ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस. आगे चलते हैं. However, the most efficient combinations lie on the efficient frontier line. So obviously, however, the most efficient points होंगे वो हमारे efficient frontier line पे होंगे. And the next logical step we are going to take is to figure out what is the best point on the efficient frontier. अब हमने देखना है कि best point हमारा efficient point frontier पे क्या है. इससे पहले हम देख चुके हैं कि the point of minimum risk is ये वाला point है जहाँ पे हमारे पास 2.5 risk आया है और return हमारा 20% आ रहा है. पर हम अभी देखना चाहते हैं कि सबसे एफिशिएंट पॉइंट कौन सा है. ये दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क. दिस इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट. सो द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वी आर गोइंग टू टेक इज टू फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर. As it is mentioned that we will assume that we have access to T-bill portfolio which offers us a risk-free rate of return of 10%. हमने ये एज्यूम किया कि हम एक टी बिल पोर्टफोलियो में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हमें रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करेगा 10%, एंड दैट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आवर कैपिटल मार्केट लाइन. और जैसे कि हमने देखा दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर कैपिटल मार्केट लाइन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%. Wherever this line, if you extend from 10% point from x-axis touches the efficient frontier line and this is tangent to it, is the point of the optimal mix portfolio. This point is shown as a large dot in the above figure. So आप देखें जब इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे ये एफिशिएंट फ्रंटियर को टच करेगा टेंजेंट होगा तो वो वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा एफिशिएंट पॉइंट होगा जिसको हमने एक लार्ज डॉट से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे. और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में जो मिक्स है 50% A, 30% B, 20% C if the risk-free rate of return is 10%. If you look at the location of this large dot on the efficient frontier, you can see that it lies closer to stock B and stock A. Therefore, there is larger percentage of stock A and B in this optimal portfolio mix. इसमें जो larger percentage है वो stock A और stock B में है और एक smaller percentage हमारी stock C में आई है. Stock A और B से ज़्यादा close है. इसका मतलब है कि हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट stock A और B में होगी. stock C अगर देखा जाए तो relatively ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पे हमारी जो स्टॉक सी में है वो इन्वेस्टमेंट कम है. अप्रॉक्सीमेटली द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिक्स कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ स्टॉक ए, जैसा कि मैंने पिक्चर में भी आपको दिखाया, 30% ऑफ स्टॉक बी एंड 20% ऑफ स्टॉक सी. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वी हैव द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन द टी बिल पोर्टफोलियो विच ऑफर्स अस अ रिस्क-फ्री रेट ऑफ रिटर्न. सो अगर हम देखें तो जो ऑप्टिमल मिक्स है उसमें 50% ए है इस पॉइंट पे, 30% B है, 20% C है. एंड रिमेंबर दैट वी हैव द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट in a T-bill rate of return at 10%. And the expected rate of return is 10% on T-bills. Therefore, if the returns on this portfolio decreases 10%, then the investors will invest in the risk-free T-bills portfolio. So obviously अगर इस पोर्टफोलियो पे हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% से कम हो जाए तो there is no point investing in this portfolio. All the investors will invest in the T-bills portfolio. Whichever portfolio offers lowest coefficient of variation is better portfolio. The CML represents the different combinations that you can pick in the risk-free as well as stock portfolio. So हमने ये देखा था कि जो भी पोर्टफोलियो हमें लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV देगा वो वाला पोर्टफोलियो हमारे लिए बेटर होगा. CML represent different combinations that you can pick in the risk-free as well as stock portfolio. So जो secure capital market line है, it gives us different combinations that you can pick in the risk-free as well as stock portfolio. हमें different combinations देता है जो हम risk-free और stock portfolio दोनों में जो हम risk-free और stock portfolio दोनों में हम देख सकते हैं. The CML represents combination of efficient portfolio in the capital market line. जो CML है, it represents combination of efficient portfolio. It represents combination of efficient portfolios in the capital market line. It is important point. Remember that according to the portfolio theory, efficient portfolio are fully diversified. जो भी efficient portfolio होंगे वो fully diversified होंगे, and they must lie on the CML. वो कैपिटल मार्केट लाइन पे लाई करेंगे. नो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल सिंपली कम अप विद द इक्वेशन ऑफ CML. सो अगर वो सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट लाइन पे फॉलो करेंगे और ये आसानी से पॉसिबल है कि हम इक्वेशन फाइंड कर लें कैपिटल मार्केट लाइन की.
So now we wanted to derive an equation of capital market line. हम equation drive करना चाहते हैं capital market line की. अगर देखें आप इस capital market line को देखें तो this is a linear line, right? So this is a line with the slope and an intercept. This is the intercept और हम इसका slope intercept जो अगर हम देखें इसका risk free rate of return है तो intercept तो यहाँ पे आ रहा है. So हम देखना चाहते हैं what exactly is the slope of this line और slope कैसे represent होगा, ये सब चीज़ें क्या आएंगी. So that's why we will see the equation. It is also possible to simply come up with the equation of the CML. Right, so हमने यहाँ पे भी देखा है CML represent combination of efficient portfolio in the capital market. CML represent करता है combination of efficient portfolios in the capital market. It is also important to remember that according to portfolio theory, efficient portfolios are poorly diversified. According to portfolio theories, जो भी हमारे efficient portfolios होंगे वो completely diversified होंगे and they must lie on the CML. वो इसलिए वो CML पे लाई करनी चाहिए जो भी हमारे पोर्टफोलियो होंगे पोर्टफोलियो थ्योरी के मुताबिक, बिकॉज जो जितने भी फुल डाइवर्सिफाइड होंगे पोर्टफोलियो वो सारे के सारे CML लाइन पे लाई करेंगे. और अब हम ड्राइव करना चाहते हैं इक्वेशन CML लाइन की. व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ द CML लाइन? So picking most efficient portfolio capital markets line and T-bill portfolio. अब यहाँ पे हम देखते हैं CML equation is equal to RP is equal to RF. This is the risk-free rate of return plus RM minus RF divided by sigma of M multiplied by sigma of P. So let's see. R is the risk-free rate of return. So RF is the risk-free rate of return, that is 10%. जो हमने assume किया हुआ है in this situation. RM is the expected rate of return for the market of all possible stock. RM is the expected rate of return for the market for all possible stock. So this is RM, expected rate of return for the market for all possible stock. So जो RM है वो rate of return है on the market for all possible stocks. ये market portfolio पे जो return होता है ये वो होता है, या कि हम capital asset pricing model में ज़रा detail में देखें. Sigma M is the risk of the market. Sigma M is the risk of the market. RF again is the risk-free rate of return, and sigma P is the risk of the portfolio. So this, when we drive this equation, we will this is the security market line equation. और इसमें जो different चीज़ें हमने देख ली हैं. The first one is risk-free rate of return. Second is RM is expected rate of return on the market of all possible stocks. जो rate of return है पूरे सारे स्टॉक पूरे स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो हमारा मार्केट स्टॉक है उस पर जितना रिटर्न आ रहा है माइनस risk-free rate of return divided by sigma of M multiplied by sigma of P. Right. So the expected return on an investment in a common share is not guaranteed or certain. We know that. जो expected return on investment होता है common share में is not guaranteed or certain. The price and dividend can vary, so we can guess what the possible future returns or outcomes might be and assign probabilities to each. जो price है वो भी vary करती है, dividend भी vary करता है, so हम उसको probabilities दे के future का return find कर सकते हैं. Uncertainty about future expected return on investment gives to probability distribution of possible outcomes. जो uncertainty होती है वो that give rise to probability distribution को give rise करती है जो हमें different possible outcomes के बारे में बताती है. This gives rise to spread of possible future returns, which is a measure of the risk in uncertainty or standard deviation. This gives rise to spread of possible future returns, which gives us a measure of risk or uncertainty or standard deviation. जैसा कि हमने देखा कि फ्यूचर कैश फ्लोज जितने अनसर्टेन होंगे, जितने वॉलेटाइल होंगे, जितना उनका स्प्रेड ज़्यादा होगा उतना ही उनका रिस्क ज़्यादा होगा. और उनका रिस्क फाइंड करने के लिए वी यूज़ स्टैंडर्ड डेविएशन. और स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता चलता है कि हमारे स्टॉक की जो कोई भी स्टॉक उसकी वॉलेटिलिटी कितनी, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो इसका मतलब है कि इट हैज़ अ हाई वॉलेटिलिटी, इट इज़ हाईली अनसर्टेन स्टॉक एंड इट इज़ एंड जो फ्यूचर में हमारी कैश फ्लोज आने वाली हैं दैट विल बी उनका जो स्प्रेड होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा. इफ़ समथिंग हैज़ अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन इट टेल्स अस दैट इट इज़ जो uncertainty and there is less uncertainty with this, less volatility, and the spread of the future cash flow outcomes is less as compared to a stock with more standard deviation. We can apply this concept to a single stock or a portfolio of many stocks. हम ये concept apply कर सकते हैं single stock को भी और portfolio of काफ़ी सारे stocks के portfolio को भी. When we talk about the expected return on a single stock, then we are saying that it is a combination of dividend gain yield and a capital gain yield. जब हम सिंगल स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं
कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिंगल स्टॉक है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट थिंग इज़ डिविडेंड गेन यील्ड कि डिविडेंड की यील्ड कितनी है, एंड सेकंड थिंग इज़ कैपिटल गेन यील्ड। और इसमें देखा था कि दो गोल्डन इक्वेशन भी हमने देखा है कि जो हमारे कोई भी स्टॉक होता है जो उसका रिटर्न होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक चीज़ उसकी डिविडेंड की यील्ड होती है कि डिविडेंड उसका जो मिल रहा है उसकी क्या यील्ड है, सेकंड कैपिटल गेन यील्ड। अगर आप स्टॉक एक लो वैल्यू पे लेते हैं बाद में एक हाई वैल्यू पे उसको सेल करते हैं तो आप कैपिटल गेन यील्ड उसकी फाइंड करते हैं। When we talk about the expected return for the portfolio, then we consider expected return of the stock in that portfolio and assign proportionate amounts of weightage based on the fraction of investment in a particular stock compared to the total value of the portfolio. So जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो में फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जितने भी हमारे देखिए हमारा पोर्टफोलियो उसमें अगर हमने तीन हमारे पास स्टॉक्स हैं तो हमें देखना पड़ेगा अगर हमने 100 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट करने थे तो हमने ए में अगर हमने 30% किए हैं तो 30% को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए, उसको प्लस करेंगे। अगर हमने 40% बी में किए तो 40% मल्टीप्लाई बाय द रिटर्न ऑफ बी, प्लस सी में अगर हमने 30% किए फाइनली से कि 100% के इक्वल करना है, 1 के इक्वल होता है तो 30% हमारी सी में इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको हम सी के रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी एक इन सबको प्लस करने के बाद हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो सिंपली आ जाएगा जो हमें पूरे पोर्टफोलियो के रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताएगा। Furthermore, the individual risk of every investment affects the risk of every other investment in the portfolio. जो एक इंडिविजुअल रिस्क होता है एक इन्वेस्टमेंट में, इंडिविजुअल रिस्क ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट्स द रिस्क ऑफ एवरी अदर इन्वेस्टमेंट। देखिए जो इंडिविजुअल रिस्क होता है एक इन्वेस्टमेंट का वो इफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट में जितने भी पोर्टफोलियो में जितने भी बाकी सारे एसेट्स पड़े हुए या फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके रिस्क को। द ओवरऑल पोर्टफोलियो risk decreases as the number of investment increases up to the point that the company's specific or unique risk has been totally eliminated. So ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको बात बता चुका हूँ बिकॉज आई रियली वांट यू टू रिमेंबर दिस कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क होता है वो डिक्रीज़ करता है अप टू अ सर्टेन पॉइंट जब तक कि कंपनी स्पेसिफिक और यूनिक रिस्क ख़त्म नहीं हो जाता कम्प्लीटली। हमने देखा था कि दो किस्म के रिस्क होते हैं, एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है और एक मार्केट रिस्क होता है। जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है वो डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस हो जाता है लेकिन मार्केट रिस्क रिड्यूस नहीं होता। अगर इफ़ वी चूज़ केयरफुली चोजन 7 अनकोरिलेटेड डिफरेंट स्टॉक्स देन हमारा मेजॉरिटी ऑफ द जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वो नीड एटलीस्ट 40 शेयर्स। अगर हमारे पास 40 इन्वेस्टमेंट से 40 शेयर्स हैं अगर हम उसको स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो हमारा जो ये वाला रिस्क है ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, डाइवर्सिफाइबल रिस्क। बट रिमेंबर दैट मार्केट रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। मार्केट रिस्क वो रिस्क है जो पूरी हर सारे स्टॉक्स को इफेक्ट करता है जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आ जाते हैं जो इफेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, रिसेशन की वजह से हो सकता है, वॉर्स की वजह से हो सकता है। तो ये वाले जो मार्केट रिस्क होते हैं पूरी मार्केट को इफेक्ट करते हैं, दे कैन नॉट बी एंड इट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे, राइट। सो अगेन about 40 uncorrelated stocks अगर मेरे पास हो तो we completely eliminate the systematic or the stock risk. In this range it is possible to increase return and reduce risk. After that the portfolio is assumed to be fully diversified. इस रेंज में आपका रिस्क रिड्यूस होता रहता है और रिटर्न इंक्रीज हो सकता है लेकिन उसके बाद आपका पोर्टफोलियो फुली डाइवर्सिफाइड होता है एंड एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली कंट्रीब्यूट टू मार्केट रिस्क विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आएंगी वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करेंगी मार्केट रिस्क में विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, राइट। सो टुडे वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। हमने एफिशिएंट पोर्टफोलियोज में देखा कि पहले हमारे पास 2 एसेट्स थे फिर उसमें 3 एसेट्स जब आते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क को हमने ज़रा देखा है कि मार्केट रिस्क में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों होता है ये, और हमने ये देखा कि जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बट द मार्केट रिस्क इज़ नॉट डाइवर्सिफाइबल एंड वी हैव टू लिव विद दैट। उसके बाद हमने कैपिटल मार्केट लाइन देखी, व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट लाइन एंड हाउ कैन वी फाइंड द कैपिटल मार्केट लाइन। हमने देखा कि जो उसका इंटरसेप्ट है दैट इज़ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद में देखा कि द इक्वेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट लाइन, और वो जो कैपिटल मार्केट लाइन की इक्वेशन उस स्लोप के मुताबिक जब हम उस इक्वेशन को रन करते हैं तो जब वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो को जहाँ पे टेंजेंट होती है दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए,
So this was a complicated lecture, so I would do a comprehensive summary for you again. Right, so we started from the 3-stock portfolio risk formula. The starting point to figure out this is to realize that if you have a portfolio of stocks, then every investor has access to another portfolio, and that portfolio is a portfolio of T-bills, and we're going to assume that everybody have the option of investing in T-bills that gives them the risk-free rate of return. So the first thing which we did in today's lecture, that अगर आपने किसी भी स्टॉक के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया हुआ है तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन अदर पोर्टफोलियो, दैट इज़ द पोर्टफोलियो ऑफ टी बिल्स. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी जब पाकिस्तान के अंदर जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो रिटर्न मिल रहा है, वी टेक इट एज 10%. और हम ये देख रहे हैं कि अगर आपने किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, किसी भी पोर्टफोलियो में स्टॉक इन्वेस्ट करना है, तो उसको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज़्यादा देना चाहिए. बिकॉज अगर 10% से कम या 10% दे रहा है तो इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट. इट इज़ प्रैग्मेटिक टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पोर्टफोलियो. बिकॉज आप जब भी स्टॉक कोई भी पोर्टफोलियो आप कहोगे तो उसका रेट ऑफ रिटर्न इतना है या इससे कम है, तो ऑब्वियसली जो इसका रिस्क है वो गवर्नमेंट के रिटर्न रिस्क हमेशा ज़्यादा होगा. तो इट्स ऑलवेज मेक सेंस. अगर रेट ऑफ रिटर्न 10 ईयर से कम है तो यू हैव एवरी इन्वेस्टर हैव द ऑप्शन टू मूव इट्स इन्वेस्टमेंट टू अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पोर्टफोलियो. सो दैट्स व्हाई दिस गिव्स अस अ थ्रेशोल्ड कि जो भी पोर्टफोलियो हमारा होगा वो मिनिमम हमें 10% डिलीवर 10% से ऊपर डिलीवर करेगा. अदरवाइज द इन्वेस्टर्स मूव द इन्वेस्टमेंट टू द गवर्नमेंट पोर्टफोलियो. By using this understanding, let's take another look on risk and return portfolio. Right, so this is again the same thing कि जो combination होगा stock and BC का वो हमेशा हमें T-bill से ज़्यादा return देगा. अगर नहीं देगा हमेशा नहीं, it should give us return more than T-bills. If they are not giving us return of more than T-bills, then we will not invest in this security. We will invest in the government security portfolio. So then again the famous capital market line, इसमें हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास ये जो हमारी पर्पल सी लाइन आ रही, दिस पर्पल हुक इज़ कम्बिनेशन ऑफ स्टॉक ए, स्टॉक बी. स्टॉक ए और स्टॉक बी की हम देख रहे हैं. स्टॉक ए और स्टॉक बी की जो हम एग्जांपल देखते हैं तो जो इनका मिनिमम रिस्क पॉइंट था वो 3.4% हमारा मिनिमम रिस्क आया था, और जो रिटर्न इस पे आया था वो अबाउट 11 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ रहा है. देन वी एड अनदर स्टॉक द स्टॉक सी विद दैट पोर्टफोलियो. जब स्टॉक सी को हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो स्टॉक सी को ऐड करते हैं तो ओवरऑल जो हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो विद 3 स्टॉक्स आता है वो ये वाला होता है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो फॉर 3 स्टॉक्स. दिस इज एफिशिएंट पोर्टफोलियो फॉर 3 स्टॉक्स. अब इस पे जो मिनिमम रिस्क पॉइंट है वो ये है कि वहाँ पे हमारा 2.5% पोर्टफोलियो का रिस्क है और हमारा जो रिटर्न है वो 20%. बट वी वांट टू फाइंड आउट इज दिस द बेस्ट पॉइंट टू इन्वेस्ट, और इससे बेहतर भी कोई पॉइंट हो सकता है. तो फिर हमने ये देखा कि वी नीड टू फाइंड आउट द कैपिटल मार्केट लाइन टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट, जिसमें मोस्ट एफिशिएंट कम्बिनेशन हम फाइंड कर सकें एसेट ए का बी और सी का. सो वहाँ पे हमने देखा कि देन वी ड्रॉ द कैपिटल मार्केट लाइन. द स्लोप ऑफ द कैपिटल मार्केट लाइन, दिस इज द स्लोप आर एफ इज 10%, जो भी हमारे केस में 10% आया हुआ, और जो the intercept of the capital market line is 10%, and we draw this line from this 10% with this slope. RM is the return on the market portfolio minus RF return on the this is 10% risk-free rate of return, divided by standard deviation of the market portfolio divided by standard deviation of the of our portfolio. So अब यहाँ से जो लाइन यहाँ ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज स्ट्रेट लाइन, एंड जहाँ पे लाइन टेंजेंट होगी हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियो के साथ, वो दिस बिग पॉइंट इज द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिक्स. दिस इज द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिक्स. और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिक्स में जो हमारी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मिक्स में जो हमारे कम्बिनेशन है वो 50% इन स्टॉक ए, 30% स्टॉक बी एंड 20% स्टॉक सी है. इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑन टी बिल्स इज 10%. हमने देखा है जो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है वो ए और बी से ज़्यादा करीब है और सी से थोड़ा दूर है. दैट मीन्स दैट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ए और बी में भी है और सी में यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट हो रही है. सो दैट इज एविडेंट इन दिस. 50% इन्वेस्टमेंट इज इन ए, 30% इन्वेस्टमेंट इज इन बी एंड ओनली 20% इन्वेस्टमेंट इज इन सी. और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10% है. सो दैट इज़ द कैपिटल मार्केट लाइन and the information it gives us about this. So
This is just the details of capital market line, जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. Efficient portfolio again 50% stock A, 30% stock B, and 20% stock C. It is important to remember that we have the option of investing in the T-bill portfolio, which offers us a risk-free rate of return. And the expected rate of return is 10%. Therefore, if the return on this portfolio decreases 10%, the investor will not invest, will invest in the T-bills portfolio. अगर 10% से कम ये portfolio हमें return देगा, तो nobody is going to invest in this. Everybody will invest in the T-bills जो हम invest कर रहे हैं, जो T-bills जो government security हमें रिटर्न ऑफर करी. इसके अलावा हमने देखा कि whichever portfolio offers the lowest coefficient of variation is better portfolio. The CML represent different combinations that you can pick in the risk-free rate as well as the stock portfolio. हमने देखा था कि पिछले 2 लेक्चर पहले हमने देखा था कि वो वाला पोर्टफोलियो जो हमें लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देगा, जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ये मुराद है रिस्क पर रेट ऑफ रिटर्न, कि रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज करने से रिस्क हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है. तो जो हमें रिस्क पर रेट ऑफ रिटर्न जो मिनिमम देगा वो वाला हम यूज़ करेंगे. और जो हमारा पॉइंट हमने चूज़ किया है जहाँ पर टेंजेंसी होती है, दैट इज़ दैट पॉइंट. द CML रिप्रेजेंट्स ए कम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो इन द कैपिटल मार्केट. जो CML होता है वो रिप्रेजेंट करता है कम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो. एफिशिएंट पोर्टफोलियो जो भी होते हैं कैपिटल मार्केट में उनको. It is that point. It is a point. Remember that according to portfolio theory, efficient portfolios are fully diversified. जो efficient portfolio होते हैं portfolio theory के मुताबिक fully diversified होते हैं. That's why all of them are based on the capital market line. अब हम equation derive करते हैं capital market line की. इसमें देखें RP is equal to RF. RF हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे RF is risk free rate of return. RM is equal to expected rate of return for the market for all possible stocks. सो ये मार्केट पोर्टफोलियो पे जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो ये है, जिसमें ऑल पॉसिबल स्टॉक्स हैं माइनस आर एफ जो रिस्क माइनस द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय सिग्मा एम. सिग्मा एम इज़ द रिस्क ऑफ द मार्केट and multiply by sigma p, the risk of the portfolio. So this is the equation of the capital market line. So apart from that, we did some general concepts on that. So that's all for today. We have made some significant progress on risk, and अभी हम देख चुके हैं कि portfolios कैसे बनते हैं. और पोर्टफोलियो अगर हम पहले हमने देखा कि एक स्टॉक अगर पोर्टफोलियो हो तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके जो रिटर्न्स हैं और रिस्क है उससे क्या फ़र्क पड़ता है. अगर उसकी कैश फ्लोज डिफरेंट आ रही है तो प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करके हम रेट ऑफ रिटर्न्स और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे फाइंड करेंगे. देन वी सॉ कि अगर एक से ज़्यादा शेयर्स हों या स्टॉक्स हों हमारे पोर्टफोलियो के अंदर तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे. मैंने देखा कि रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना तो आसान है, दैट इज सिंपली वेटेड एवरेज, बट रिस्क फाइंड करने में हमें कोरिलेशन फैक्टर को भी देखना पड़ता है. एंड कोरिलेशन फैक्टर के लिए अलग से फार्मूला है. जो 2 स्टॉक्स के लिए वी कैन फाइंड इट बाय हैंड, बट 2 से ज़्यादा स्टॉक हो जाएँ तो जो टर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं. कॉन्सेप्चुअली इट्स वेरी इजी, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए आप वी यूज़ मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में मैंने देखा कि जो वेरियस टर्म्स कहाँ पे आ रही हैं, कोवेरियस टर्म्स कौन सी हैं, एंड वी यूज़ ऑल दैट टू फाउंड द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियोज एंड ऑल दैट. टुडे वी ड्राइव सिक्योरिटी मार्केट लाइन, मार्केट रिस्क, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज. विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल एसेट पासिंग मॉडल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे स्टार्ट करेंगे, and that will be a big leap forward and one of the main concepts in finance. So looking forward to that. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.